हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 6, वेवर्स, आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है, तो वेवर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। लास्ट जो हमारी 2 क्लासेस हुई थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा था किस तरह से जो इंडियन टेक्सटाइल है वो पूरी दुनिया पे छाया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड थी। यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वहाँ पे, और ये देखिए टाइप ऑफ क्लोथ्स है, किस तरह से जो कपड़े हैं वो अलग अलग टाइप के थे और अलग अलग जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर यूज़ किए जाते थे। ठीक है, उसके बाद में टेक्सटाइल का यूरोप के मार्केट कितना अच्छा था। ठीक है, बहुत सारे जो यहाँ के वेवर्स हैं उनको काम मिलता था और वो अपने जो कपड़े हैं उसको दूसरे देशों में भेजते थे। ठीक है, उसके बाद में वेवर्स कौन, तो अलग अलग जगह जो कपड़ा बुनने का काम करते थे उनको वेवर्स बोला जाता था, अलग अलग जगह पे। उसके बाद में देखिए हमारा जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसका बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो है वो मतलब पॉपुलैरिटी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन एक टाइम आया जब धीरे धीरे ये पॉपुलैरिटी ख़त्म होती गई और इसकी जगह ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया अपने टेक्सटाइल से। ठीक है, तो इसकी जो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने फिर इन्वेंशन कर दिया मशीनरी का, और अपने यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर जो लोकल क्लोथ्स है मशीनरी से बनाने लगे, जिसकी वजह से वो बहुत कम प्राइस में था। तो इससे हमारे जो इंडिया के हैंडवर्क का जो काम था ना वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनको वो काम मिलना बंद हो गया, उनके जो बिज़नेस थे वो ख़त्म हो गए। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो इसके बाद में हमने देखा था कि लोग जो है वो किस तरह से अलग अलग जो बिज़नेस थे, अलग अलग जो उनके जीने के लिए जो उनको काम की ज़रूरत थी उसकी तरफ वो लोग डाइवर्ट हो गए। कुछ लोग थे वो एग्रीकल्चर करने लगे, कुछ लोग जो थे वो बाहर दूसरे देशों में प्लांटेशन वर्क था उसके लिए वर्कर के रूप में चले गए, कुछ लोग जो थे फैक्ट्रियों में काम करने लग गए। तो लोगों की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उससे पहले जो लोग थे वो अपना सेल्फ जो है काम कर लेते थे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते थे। ठीक है, अभी आज हम पढ़ेंगे कॉटन मिल्स कम अप। तो किस तरह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे चेंज हो गई थी। इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पूरी वर्ल्ड के अंदर फेमस थी और धीरे धीरे उसमें किस तरह से चेंजेस आने लग गए थे। ये वाला पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट कॉटन मिल, देखिए फर्स्ट जो कॉटन मिल है इंडिया सेटअप इज स्पाइनिंग मिल्स। ठीक है, वो स्पाइनिंग मिल्स थी इन द बॉम्बे इन 1854। इसको अंडरलाइन करना है आपको कि फर्स्ट जो कॉटन मिल है वो कहाँ थी, बॉम्बे के अंदर, और 1854 के अंदर थी। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी बॉम्बे हैड ग्रोन एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना। देखिए 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग के अंदर क्या था कि बॉम्बे जो है ना वहाँ पे एक पोर्ट बना दिया गया था और वो एक्सपोर्ट करता था जो रॉ कॉटन मटेरियल है ना इंग्लैंड और चाइना को। तो हमारे मुंबई से जो है वो कॉटन का एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल का, और फिर वो लोग वहाँ पे जो है टेक्सटाइल बना के और फिर उसको वापस यहाँ सेल कर देते थे। इट वॉज क्लोज टू वास्ट ब्लॉक सॉइल ट्रेक ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ये यहाँ पे क्यों था, क्योंकि जो वेस्टर्न जो पार्ट है ना इंडिया का भाई, इसमें जो ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है, और ब्लैक सॉइल जो होती है वो कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो जैसे किसी मतलब जैसे कोई भी प्रोडक्शन होता है उसके लिए एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, सॉइल, ये सब चीज़ें ज़रूरी थी ना। तो एग्रीकल्चर में जो कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो ये जो मुंबई का जो पार्ट है उस एरिया के अंदर ब्लैक सॉइल होती थी, तो कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता था वहाँ पे। when the cotton textile mills comes up they could get supplies of raw material with the edges। तो इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा कॉटन होता था तो वो लोग फिर क्या करते उसको मशीनरी जो अपनी फैक्ट्रियों में यूज़ कर लेते और जो कुछ जो था वो उसको बाहर भेज देते थे। ये एक देखिए कॉटन फैक्ट्री है। ठीक है, ये देखिए कॉटन फैक्ट्री है जिसमें किस तरह से स्पाइनिंग मिल जो स्पाइनिंग जेनी है उस पर से लोग जो है वर्क कर रहे हैं, इस तरह से फैक्ट्री लगा दी गई थी। बाय 1900 ओवर 84 मिल्स। ठीक है, तो जब 19 सेंचुरी जब हो गया था तो 84 मिल स्टार्टिंग ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। बॉम्बे में 84 मिल जो है वो स्टार्ट कर दी गई थी। फर्स्ट जो थी मिल वो आपको ध्यान में रखना 1854, और 1900 तक आते आते 84 जो मिल्स है वो बन गई थी। Many of these were established by Parsi and Gujarati businessmen who had their money through trade with China। तो ये ज़्यादातर जो मिलें जो किसकी थी, ये बिजनेसमैन थे पारसी और गुजराती। ठीक है, जिन्होंने जो चाइना के साथ में अपना ट्रेड करते थे। मिल्स केम इन अदर सिटीज़ टू।
मिलें जो है वो उसी टाइम में दूसरे शहरों में भी बनने लगी। द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद स्टार्ट इन 1861। ये भी आपको अंडरलाइन करना है कि फर्स्ट मिल जो अहमदाबाद में थी 1861 के अंदर। ए ईयर लेटर, एक साल बाद में, वाज एस्टेब्लिश्ड इन कानपुर इन यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, कानपुर के अंदर भी हुई। तो धीरे धीरे जो मिल्स है वो बढ़ने लगी थी। ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू डिमांड ऑफ लेबर। अब जो ग्रोथ, जिस तरह से मिलें बढ़ रही थी तो उनको लेबर की भी ज़रूरत थी। थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीजेंट आर्टिशियंस एंड एग्रीकल्चर लेबर मूव टू सिटीज़ टू वर्क इन द मिल्स। तो जो लोग हैं वो बेरोज़गार थे, खेती करते थे, तो वो लोग जो सिर्फ फिर मिलों में काम करने के लिए जाने लग गए। तो मिलों में वो लोग वर्क करते थे। इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स, पहले कुछ मतलब डिकेड्स के अंदर, डिकेड्स का होता है ना 10 ईयर का जो टाइम होता है उसको, ऑफ एक्सटेंस द टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। स्टार्टिंग में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इट फाउंड डिफिकल्ट टू compete विद द चीप टेक्सटाइल एंड इम्पोर्ट। स्टार्टिंग के अंदर जो है वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। इट फाउंड द डिफिकल्ट कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। देखिए इसमें था कि ब्रिटेन से जो है ना चीप सस्ता जो है टेक्सटाइल आने लग गया था, तो फिर यहाँ से जो प्रोडक्शन होता था उसको कंज्यूम करना भी मुश्किल होता था ना। इन द मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स। दिस एलिमिनेटेड कंपोजिशन। तो ब्रिटेन से जो सस्ता कपड़ा आ जाता था तो फिर उस हिसाब से वो डिमांड पूरी नहीं हो पाती थी, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी इनको। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की इनको सपोर्ट कर रही थी। और हमारे यहाँ पे जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज सच प्रोडक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्री। तो वो जो था ना, देखिए गवर्नमेंट जो होती है ना वो अपने यहाँ पे फैक्ट्री लगवाती है, उसको सपोर्ट करती है इंडस्ट्री को, लेकिन हमारे यहाँ पे तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट वर्क कर रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई डेवलपमेंट हो, तो इस वजह से वो लोकल इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं थी। फर्स्ट मेजर सपोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया देयर वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए पहली बार जब ये सपोर्ट कब किया गया, जब फर्स्ट वार हुआ था। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था ना उसमें ब्रिटेन को इंडियन जो मिलिट्री है उसकी हेल्प लेनी थी, इस वजह से। टेक्सटाइल फ्रॉम ब्रिटेन डिक्लाइन एंड इंडियन फैक्ट्री वर कॉल्ड अपॉन द प्रोड्यूस क्लोथ्स टू मिलिट्री सप्लाईज। और इंडिया जो ब्रिटेन है ना उसके अंदर काफ़ी नुकसान हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में, तो फिर इन्होंने इंडिया को जो है वो सपोर्ट किया था। तो ये सारा रीज़न था। और ये इतना टाइम पीरियड था कि किस तरह से जो हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कितना फुलफिल था, कितना रिच था। उसके बाद में धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होके और वो एक तरह से ख़त्म सा हो गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है वो मशीनरी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण में वो फिर से थोड़ा ग्रो करा, और आज हमारे यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज और मिलें लगी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा टेक्सटाइल से रिलेटेड था। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। देखिए ये जो हमने देखा था ना स्मेल्टर, ठीक है, तो ये टीपू सुल्तान की तलवार देखिए यहाँ पे बता रखी है, ये किससे बनी हुई है, वुड स्टील, ये टाइप ऑफ स्टील है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं बॉक्स में। स्मेल्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम रॉक। ठीक है, बाय हीटिंग इट्स ए वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ अ मेल्टिंग ऑब्जेक्ट मेड द मेटल इन ऑर्डर टू यूज़ द मेटल टू मेक समथिंग न्यू। देखिए हमारे आप लोगों ने सुना होगा कि मिनरल्स निकलते हैं, ठीक है, माइंस करते हैं, मेटल्स निकलते हैं, तो अर्थ के अंदर से जैसे मान लेते हैं आयरन निकलता है, गोल्ड निकलता है, कॉपर निकलता है, तो हम उस जो एज ए स्टोन में निकलता है वो। ठीक है, तो अब उसको डायरेक्टली तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोजिशंस होते हैं, वो एक पत्थर के जैसे होता है। ठीक है, उसको हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, उसके बाद में उसकी प्रोसेस से जो उसके अंदर के मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में उनसे जो बनती है वो अलग अलग चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। तो इसी तरह से आयरन ओर निकलता है और उसके बाद में उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो आयरन जो होता है वो पोर्स अलग हो जाता है, फिर उस आयरन से हम लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्मेल्टिंग। तो ये जो मिनरल्स का वर्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए टीपू सुल्तान की शॉर्ट बहुत फेमस है ये, टीपू सुल्तान शॉर्ट मेड इन द लेट 18th सेंचुरी। देखिए रिटन विथ गोल्ड ऑन द स्टील हैंडल ऑफ टीपू सुल्तान। देखिए ये जो इसका हैंडल है इस पर गोल्ड से लिखा हो गया है। ठीक है,
और इसके जो कोटेशंस है वो कुरान से लिए गए हैं, विथ मैसेज अबाउट विक्ट्री इन वॉर, कि किस तरह से युद्ध के अंदर, वॉर के अंदर जो है ना विक्ट्रीज जीतते हैं, और उसके बारे में जो प्रशंसा के शब्द है ना वो इसमें लिखे गए हैं। नोटिस द टाइगर हेड टुवार्ड्स द बॉटम ऑफ द हैंडल्स, और टाइगर के हेड है, ठीक है, ये देखिए। तो ये इसमें देखिए ये हैंडल है, इस पर कुछ कुरान की चीज़ें लिखी गई है, कुरान की बातें लिखी गई हैं। वी बिगेन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील। टेक्सटाइल के बाद में जो स्टील इंडस्ट्री थी, वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे स्टील की जो स्टोरी है वो बता रहे हैं, आयरन मेल्टिंग द रिकाउंटिंग द फेमस स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान वो रूल्ड मैसूर टिल 1799। तो टीपू सुल्तान ने मैसूर पे शासन किया था। मैसूर है वो साउथ इंडिया के अंदर है, ठीक है, कर्नाटक मैसूर, वहाँ पे 1799 तक उन्होंने वहाँ पे शासन किया था। फोर्ट 4 वॉर, उन्होंने 4 युद्ध किए थे, 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी ब्रिटिश के साथ में, और डाइड फाइटिंग विद द स्वॉर्ड ऑन हैंड, अपने हाथ में तलवार लेते हुए, मतलब वो युद्ध करते हुए ही, वॉर करते हुए ही उनकी डेथ हो गई थी। टीपूज लेजेंडरी शॉर आर नाउ पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शन इन म्यूजियम इन इंग्लैंड। अभी जो टीपू सुल्तान की जो स्वार्ड है, ये जो तलवार है, वो कहाँ है, इंग्लैंड के म्यूजियम के अंदर। बट यू नो वाई द स्वॉर्ड्स वाज स्पेशल, कि ये जो स्वॉर्ड है वो इतनी स्पेशल क्यों थी, क्यों है। द स्वॉर्ड हैड टू इनक्रेडिबली हार्ड एंड शार्प एज, इनके जो एज जो इसके किनारे हैं ना वो हार्ड और शार्प हैं, कुड इजीली रिप थ्रू द ओपोनेंट्स आर्म्स, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प है, और ये जो किसी चीज़ को एक बार में ही ख़त्म कर दे, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ है। दिस क्वालिटी ऑफ स्वार्ड केम फ्रॉम ए स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स। देखिए वुड स्टील क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन है कि ये जो है ना एक अलग टाइप का स्टील है, ठीक है, हाई, जिसके अंदर हाई कार्बन होता है, उसको बोलते हैं वुड्स, ठीक है। वुड्स विच वाज प्रोड्यूस ऑल ओवर द साउथ इंडिया, और ये जो है ना साउथ इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होता है। वुड स्टील व्हेन मेड इनटू स्वॉर्ड प्रोडक्शन ए वेरी शार्प एज विद ए फ्लोटिंग वाटर पैटर्न। ये इसकी जो एज है ना वो किस तरह से, जैसे फ्लोटिंग वाटर पैटर्न है ना, इस तरह से है। दिस पैटर्न केम्स फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल एमेंडेड इन द आयरन्स, और ये जो एजेस होते हैं ना, इसमें छोटे छोटे कार्बन के, जैसे ये है, ठीक है, इससे है, तो इसकी ये जो एज है वो इस तरह से है, ठीक है, फ्लोटिंग एयर के जैसे। तो यहाँ पे ये जो एज है, यहाँ पे क्रिस्टल है, छोटे छोटे कार्बन क्रिस्टल। फ्रांसिस बुचमैन बुचैनन्स वो टूर्ड थ्रो, देखिए फ्रांसिस के जो थे ना, उन्होंने मैसूर के अंदर, देखिए टीपू सुल्तान जो है ना, उनकी फ्रांसीसियों के साथ में रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। ईयर आफ्टर टीपू सुल्तान डेथ, टीपू सुल्तान की डेथ के बाद में ये आए। has left as an account of technique with wood steel was produced in many hundred of smelting furnaces in the मैसूर। और उन्होंने ये देखा था कि जो स्मेल्टिंग प्रोसेस होती है ना, कि किस तरह से होती है, और टीपू सुल्तान की जो वुड स्टील बना है वो किस तरह से, तो इस चीज़ को उन्होंने रिसर्च किया था वहाँ पे। इन दीज फ्रंसेस आयरन वाज मिक्सड विथ चारकोल। तो इस जो पूरी प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आयरन जो है उसको चारकोल के अंदर मिक्स करते हैं, पुट इन स्मॉल क्ले पोट्स, और उसको क्ले के पोट्स में रख दिए जाते हैं। थ्रू आउट एन इंट्रैक्ट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर एंड स्मेल्टर प्रोड्यूस्ड स्टील इन ingots that were used for swords making not just in India but in वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया टू। तो ये यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, इंडिया में ही नहीं, सेंट्रल और वेस्ट एशिया के अंदर भी। वुड्स इज एन एंग्लाइज्ड वर्जन ऑफ, देखिए वुड्स जो है वो कन्नाड जो है ना, कन्नाडा, उसका एंग्लाइज्ड वर्जन है, उसको उक्कू बोलते हैं। तेलुगु के अंदर हुक्कू बोलते हैं, ठीक है। वुड्स जो था ना वो तो इंग्लिश वर्जन था, ठीक है, इंग्लिश के अंदर ऐसे बोलते हैं। और लोकल लैंग्वेज में जैसे कन्नड़ा, तेलुगु और मलयालम में उरुकू, उक्कू, हुक्कू, ये इनके अलग अलग नाम हैं। इंडियन वुड स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट। तो जो यूरोप के जो लोग थे ना वो इसको, मतलब उनके लिए ये फेवरेट थी। मिशेल फेराडे द लेजेंडरी साइंटिस्ट ऑफ डिस्कवर द इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, स्पेंड 4 years स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन वुड्स। देखिए फ्रांस के जो लोग थे ना, फ्रांस के जो थे ना, उन्होंने
इस पे रिसर्च किया था। एक यूरोपियन है जिनका नाम है मिशेल्स फेराडे, ठीक है, फेराडे। उन्होंने क्या किया था, इसके अंदर डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रिसिटी की। तो उन्होंने है जो इस पर कई साल है वो इसकी प्रॉपर्टी और इसके ऊपर रिसर्च किया था, किस तरह से ये बनता है, किस तरह से इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो स्टडी की थी इंडियन वुड्स पे। हावेवर द वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस विच वॉज वाइडली नाउन इज द साउथ इंडिया की क्या नाम से जाना जाता है, किस तरह से तैयार होता है, कम्प्लीटली लॉस्ट बाय मिड 19th सेंचुरी। कैन यू गेस वाई वाज दिस सो, ये ख़त्म हो गया था उसके बाद में। द स्वॉर्ड एंड आर्मोर मेकिंग, स्वॉर्ड्स और आर्मोर भी एक तरह से एक हथियार जिसको बोलते हैं मेकिंग industry died with the constant in India British and import of iron steel from England displaced in iron and steel producer craftsperson in India। उसके बाद में धीरे धीरे जो है यहाँ का ये इंडस्ट्री ख़त्म हो गई और ब्रिटेन से जो है उनको जो सस्ता लोहा, ठीक है, देखिए इसकी प्रोसेस काफ़ी लंबी बताई गई थी, तो चीप जो है वो आयरन इंग्लैंड से ये लोग इम्पोर्ट करने लग गए थे। तो सबसे फेमस जो था वो हमारे साउथ इंडिया के जो आयरन था, ठीक है, स्टील था, वो फेमस था। लेकिन धीरे धीरे ये इसकी मतलब इस पर वर्क कम होने लग गया और ब्रिटेन से हम लोगों को मंगाना पड़ने लग गया। उसके बाद में अमेंडमेंट फ्रांसिस इन विलेज, ये देखिए किस तरह से इसका प्रोसेस है पूरा का पूरा तैयार करने के लिए, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील, देखिए प्रोडक्शन जो था वुड स्टील का स्टार्टिंग में क्या था, रिक्वायर्ड ए हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, ठीक है। तो इसके लिए ना एक अलग स्पेशलाइज्ड टेक्निक की ज़रूरत पड़ती थी। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ये जो स्टील था ना वुड स्टील, इसके लिए तो स्पेशल चीज़ मतलब स्पेशली स्किल की ज़रूरत थी, ठीक है। और जो कॉमन आयरन होता था उसके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ये सिंपल वर्क था कि उसको हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कर लेते हैं, तो ये हार्ड वर्क था। In Bihar and Central India, the particular every district has smelter that used local deposit of ore। देखिए बिहार और सेंट्रल एशिया के अंदर जो लोकल लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, जो भी उनको डिपॉजिट और क्या होता है, देखिए जो माइन और मिनरल्स होते हैं ना, वो एक एजी स्टोन निकलते हैं, तो उसको जैसे आयरन होता है तो आयरन और बोल देते हैं, जिंक होता है तो जिंक और, इस तरह से, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अदर प्रोडक्ट का कंपोजिशन होता है। प्रोड्यूस आयरन विच वाइज वाइडली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट एंड टूल्स एंड डेली यूजेस। तो ये जो लोकल हमारा आयरन था उससे ये चीज़ें बना लेते थे। द फ्रेंसिन्स वर मोस्ट ऑफन बिल्ड टू क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। The most often built to clay and sun dried, the smelting was done by men by women's work। इसके अंदर मेन और वुमेन्स जो है वो दोनों मिलके काम करते थे। पंपिंग एयर टू कीप द चारकोल बर्निंग, चारकोल है उसको बर्न किया जाता था। देखिए एक पिक्चर दे रखी है, इसमें बता रखा है किस तरह से जो है इसको वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो भी उनको और मिलता है ना उसको गर्म करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे। उसके बाद में देखिए धीरे धीरे जो ये वर्क है ख़त्म हो गया। उसमें पहले तो किस तरह से जो लोग हैं वो काम में लगे थे और उसके बाद में ये जो काम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। बाय द लेट 19th सेंचुरी हावेवर द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वाज इन डिक्लाइन, कि ये जो आयरन का वर्क था वो किस तरह से डिक्लाइन हो गया। इन द मोस्ट ऑफ विलेज फ्रेंसिस फेल इनटू डिसयूज द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोडक्ट्स कम डाउन। तो ये क्यों हुआ था, ठीक है। वन रीज़न वाज द न्यू फॉरेस्ट लॉ। देखिए माइंस का जो वर्क होता था वो लोग क्या कहाँ से करते थे, जंगलों में जैसे खदानें खोदते थे, ठीक है। जैसे मान लेते ये विलेज है तो यहाँ सब जगह तो खोदते नहीं है, कुछ पर्टिकुलर एरिया होता है, तो विलेज का जो एरिया था ना वहाँ से खोदते थे और वहाँ से उनको फिर फायरवुड भी मिल जाती थी। तो विलेज के अंदर जो नया फॉरेस्ट लॉ लागू कर दिया था, ये हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर था उसके अंदर पढ़ा था, चैप्टर 4 के अंदर, ठीक है। व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रिवेंट पीपुल्स फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व फॉरेस्ट, तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने बैन कर दिया था, लोग फॉरेस्ट में नहीं जा पाते थे। हाउ वुड द आयरन स्मेल्टिंग फाइंड वुड्स एंड चारकोल, तो वो वुड्स और चारकोल कैसे लाते वहाँ से, भाई उनके लिए बहुत ज़्यादा वुड्स की ज़रूरत थी, तो वो कहाँ से आती, जंगलों में उनको जाना मना कर दिया था, नया लॉ लागू कर दिया था। वेयर कुड दे गेट आयरन और, तो और फिर वो आयरन और भी कहाँ से लाते, ठीक है।
डिफाइंग फॉरेस्ट लॉ, दे ऑफन एंटर द फॉरेस्ट सेक्रेटली, कुछ लोग जो थे ना वो सेक्रेटली उसमें चले जाते थे, कलेक्टेड वुड्स बट वे दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन, लेकिन इस तरह से अगर वो धीरे धीरे अगर काम करते तो उनका जो ऑक्यूपेशन है वो कैसे सस्टेन, चोरी छुपे काम करना पड़ता था, ठीक है, बट दे कुड नॉट, और अगर उनको परमिशन लेके जाते थे ना तो उनको फिर बहुत ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ता था। तो इस तरह से जो लोग हैं उनका लाइवलीहुड जो है वो सही नहीं रहा था, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। इन सम एरिया ऑफ गवर्नमेंट्स did grant access to the forest, but the iron smelter had to pay very high tax to forest department in every forest used, this reduce their income। तो यही है, अगर वो परमिशन लेके जाते तो फिर उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, तो जिससे उनकी इनकम बहुत कम हो पाती थी, तो ये भी काफ़ी नुकसान था। मोreover by the late 19th century आयरन एंड स्टील वॉज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, तो इसके बाद में लोगों ने क्या किया, वहाँ से इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। आयरन स्मिथ इन इंडिया बिगिन यूजिंग द इम्पोर्टेड आयरन मैन्युफैक्चर यूटेंसिल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, उसके बाद में वो जो बाहर से आयरन मंगा के और अपना काम करने लग गए, उन्होंने वहाँ से मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। दिस इन्वेंटिवली लोअर टू डिमांड फॉर आयरन प्रोडक्ट्स बाई लोकल स्मेल्टर, तो जो लोकल जो थे ना स्मेल्टर, उनके वहाँ डिमांड कम हो गई, तो वो लोग भी बेरोज़गार हो गए थे। By the early 20th century, the artisan producing iron and steel faced a new competition। जो आर्टिशंस थे ना उनके अंदर आयरन और स्टील के अंदर नई कंपटीशन हो गई, क्योंकि देखिए कुछ लोग तो क्या थे, वह बाहर से मंगा लेते थे और अपना काम कर लेते थे, लेकिन सारे लोग तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे लोकल कोई चीज़ होती है तो हम लोग उस पर अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं और वो हमारे लिए सस्ता भी रहता है, ठीक है, और दूसरी जगह से मंगाते हैं तो वो काफ़ी महंगा भी पड़ता है। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया, उसके बाद में देखिए जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई थी, फैक्ट्रीज लगी थी टेक्सटाइल की, उसी तरह से आयरन और स्टील की फैक्ट्रीज भी इंडिया के अंदर कम अप्स हो गई थी। स्लैग हीप्स क्या होता है, द वेस्ट लेफ्ट व्हेन स्मेल्टिंग मेटल, जब मेटल को स्मेल्ट करते हैं उसके बाद में जो वेस्ट बचता है ना उसको बोलते हैं स्लैग हीप। द ईयर वाज 1904, ठीक है, 1904 के अंदर इन ए हॉट मंथ ऑफ अप्रैल चार्ल्स वेड, ठीक है, अप्रैल के अंदर चार्ल्स वेड एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट का होते ना जो मतलब लैंड का जो रिसर्च करते हैं कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ें हो सकती है लैंड के इंटरनल पार्ट के अंदर, ठीक है, और दोराबजी टाटा जो है उन्होंने दोनों ने मिलकर द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे दोराबजी टाटा, और इन्होंने अमेरिकन जियोलॉजिस्ट के साथ में मिलकर एक जगह पे इन्होंने ट्रैवलिंग की थी छत्तीसगढ़ के अंदर, सर्च ऑफ आयरन डिपॉजिट की, कहाँ कहाँ पे आयरन हो सकता है। दे हैड स्पेंड मैनी मंथ्स इन द कोस्टली वेंचर लुकिंग द सोर्स ऑफ गुड आयरन और सेटअप ए मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया, उन्होंने काफ़ी टाइम तक वहाँ पे सर्च किया और कि रॉ मटेरियल मिल जाए, आयरन्स जो है वो मिल जाए, उसके बाद में वो इंडिया के अंदर एक मॉडर्न फैक्ट्री लगाए। जमशेदजी टाटा हैड डिसाइड टू स्पेंड ए लार्ज पार्ट ऑफ हिज फ्यूचर टू फॉर्चून टू बिल्ड ए बिग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, उन्होंने जो है ना अपना बहुत सारा फॉर्चून मतलब कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपना ज़्यादा इस पर लगाएंगे, ठीक है, उन्होंने एक फैक्ट्री बनाने का डिसाइड कर लिया था। बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाइड द सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी आयरन ओर, लेकिन ये नहीं था कि ना कि फाइन क्वालिटी का और कहाँ से मिलेगा, मतलब आयरन कहाँ पे मिलेगा उनको, तो इसके लिए उन्होंने ट्रैवल किया, रिसर्च किया। वन डे आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मैनी हावर्स इन द फॉरेस्ट वेल्ड एंड दोराबजी केम अपॉन ए स्मॉल विलेज एंड फाउंड ए ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन कैरिंग बास्केट लोड्स ऑफ आयरन ओर। एक बार जब वो लोग घूम रहे थे तब उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो मेंस और वुमेन्स जो है ना वो अपने साथ में कुछ इस तरह के पार्ट्स लेके आ रहे हैं बास्केट के अंदर। दीज पीपुल्स आर अगाड़िया, देखिए ये पीपुल्स कौन थे, अगाड़िया जाति के थे, ठीक है, ये कास्ट थी होती है उस टाइम की, जो आदिवासी टाइप में होते हैं ना वो। व्हेन आस्क्ड देवर हैड टू फाउंड आयरन, उनसे पूछा गया कि ये आप कहाँ से लाए, तो उन्होंने जो है वो हिल्स की तरफ इशारा कर दिया। वेल्ड एंड दोराबजी रीच द हिल आफ्टर एन एक्सचेंजिंग ट्रेक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, और वो लोग उस हिल्स के पास में जो फॉरेस्ट था वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ सर्च किया राजहारा हिल्स, ठीक है, एट वन ऑफ द फाइनेस्ट और इन द वर्ल्ड। इसको अंडरलाइन करें कि जो राजहारा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे बहुत जो है फाइनेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर्स मिला है। तो इस तरह से उनकी जो सर्चिंग थी वो कंप्लीट हो गई, और अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में भी
ये जो एरिया है झारखंड छत्तीसगढ़, ठीक है, तो इस एरिया के अंदर जो है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का आयरन ओर्स मिलता है। बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, द रीज़न ड्राई एंड वाटर नेसेसरी रनिंग द फैक्ट्री। ये रीज़न जो ड्राई था और पानी की ज़रूरत थी फैक्ट्री को के लिए, तो बट नॉट वॉज फाउंड द नियर बाई, आसपास कुछ भी नहीं था। टाटा हैड ए कंटिन्यूस देयर सर्च ऑफ मोर सुटेबल प्लेस टू सेट अप द फैक्ट्री। उन्होंने फिर और अच्छी जगह की तलाश की। हावेवर द अगारिया हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ सोर्स आयरन और जिस तरह से उन्होंने मतलब अगारियों ने जो इनकी हेल्प की थी, लेटर सप्लाई द भिलाई स्टील प्लांट, और उसके बाद में भिलाई, ठीक है, तो ये भिलाई स्टील प्लांट के नाम से एक नया उन्होंने स्टील प्लांट स्टार्ट किया। ए फ्यू ईयर लेटर, इसी तरह से कुछ सालों के बाद में लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सुवर्ण रेखा, ठीक है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है कि सुवर्ण रेखा ये एक रिवर का नाम है, टू सेट अप द फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन टाउनशिप जमशेदपुर। सुवर्ण रेखा रिवर के आसपास का जो एरिया है उसको साफ किया गया और वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई गई और एक टाउन बनाया गया पूरा का पूरा, जिसका नाम है जमशेदपुर। हेयर देयर वॉज वाटर नियर आयरन, और देखिए जहाँ पे पानी भी था और आयरन और भी डिपॉजिट था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को बोलते हैं, देखिए टिस्को आपसे पूछा जाएगा और इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द के में बिगन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो फैक्ट्री थी वो सुवर्ण रेखा जो रिवर है उसके पास लगाई गई थी जमशेदपुर में, ठीक है। और जो टिस्को है उसका स्टार्टेशन कब हुआ था, उसको कब स्टार्ट किया गया था, 1912 के अंदर। टिस्को वाज सेट अप द opportune टाइम ऑल थ्रू द लेट 19th सेंचुरी इंडिया वाज इम्पोर्टिंग स्टील। ये बहुत सही समय पे लगाई गई थी जब इंडिया है वो इम्पोर्ट कर रही थी यूरोप से, ब्रिटेन से। एक्सपेंशंस ऑफ रेलवेज इन इंडिया, जब देखिए रेलवे के अंदर एक्सपेंशन हुआ, ये यहाँ पे देखिए टाटा आयरन एंड स्टील जो फैक्ट्री लगाई है सुवर्ण रेखा 1940 के अंदर, देखिए कितना शानदार उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया था। तो जब रेलवे का एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया, दैट प्रोवाइड द ह्यूज मार्केट ऑफ रेल एंड ब्रिटेन प्रोड्यूस फॉर ए लॉन्ग वाइल। ब्रिटिश एक्सपर्ट in Indian Railway were unwilling to believe that good quality steel could be produced in India। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद में, फैक्ट्री वगैरह लगने के बाद में, इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टील है वो बनने लग गया। बाय द टाइम टिस्को वाज सेट अप द सिचुएशन वाज चेंजेस। अब देखिए टिस्को फैक्ट्री लग गई, उसके बाद की सिचुएशन तो चेंज होनी थी। इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। 1912 में इसने वर्क करना स्टार्ट किया, 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट आपको ध्यान में रखनी है, 1914 से लेके 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों बोलते हैं, इसके अंदर जो वर्ल्ड की जो मेन पावरफुल जो कंट्रीज़ है ना, उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स में पार्ट लिया था, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट कभी डिटेल में पढ़ेंगे। स्टील प्रोड्यूस इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट ए डिमांड ऑफ वॉर इन यूरोप, so import of British steel into Indian declined dramatically and the Indian Railway turned to Tisco for supply of rails. As you were dragged on the several years, Tisco had a produce cells and carries wheels for the war। तो टिस्को ने काफ़ी हेल्प की थी उस टाइम। ए प्रोड्यूस शेल्स एंड कैरीज व्हील्स फॉर द वॉर। बाय 1990 कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज बाइंग 90% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय टिस्को। देखिए गवर्नमेंट जो है वो 90% जो भी इसका प्रोडक्शन होता है वो खरीद लेती थी। ओवर द टिस्को बिकम्स द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर जो सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री बन के आई थी टिस्को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता था और वो प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट खरीद लेती थी, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर वॉर हो गया था तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो ग्रेट हो गई थी, तो फिर उनको यहाँ पे इंडियन जो स्टील है उस पर डिपेंड होना पड़ा था। इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील एज इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। देखिए आयरन स्टील और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड एक्सपेंशन ऑकर्ड ओनली व्हेन ब्रिटिश इम्पोर्ट इनटू इंडियन डिक्लाइन। तो दोनों चीज़ों के अंदर डिक्लाइन कब हुआ था, जब इम्पोर्ट करने पड़ा था इंडिया को, ठीक है। एंड मार्केट फॉर इंडियन, देखिए किस तरह से ये जो है इनकी हालत हुई थी। इंडस्ट्री एंड गुड्स इंक्रीजेस, ठीक है।
और उसके बाद में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इनकी गुड्स है वो इंक्रीज हुए। दिस हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था 1920 के। डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजिंग क्लास बिकम स्ट्रोंगर एंड डिमांड्स फॉर गवर्नमेंट प्रोडक्शन बिकम लाउडर। उसके बाद में गवर्नमेंट से जो है वो प्रोडक्शन की डिमांड बहुत ज़्यादा की जाने लगी। स्ट्रगलिंग to retain its control over India, the British government had to consent many of these demands in the last decades of colonial rules। और लास्ट जो इनका colonial rules था उसके अंदर इसकी काफ़ी डिमांड हुई कि जो लोग हैं उनको कि यहाँ के जो भी प्रोडक्शन है उन पे जो है गवर्नमेंट ध्यान रखे। ठीक है, गवर्नमेंट जो है उनकी हेल्प नहीं कर रही थी, तो ये कहा जाता था कि गवर्नमेंट भी अब उनको सपोर्ट करे, जिससे यहाँ के लोग हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको कंप्लीट कर सके। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसी तरह अर्ली ईयर जो है जापान के अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।